हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे जो निर्मित है वो किससे बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सेल खड़ी से बने हुए हैं। ठीक है ना, सेल खड़ी से। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। एक मिनट। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से किसे जानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी युगीन है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 7 इंपॉर्टेंट शहर हैं। टोटल जो शहर हैं 7 इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन है देखते हैं। पहला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा हो गया आपका हड़प्पा। फिर तीसरा कालीबंगा। चौथा लोथल। पांचवा में हो गया आपका चन्हुद्रो। छठा नंबर धोलावीरा और 7वां नंबर का है बनावली। ठीक है ना, बनावली शहर। ये सभी शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चन्हुद्रो, धोलावीरा, बनवाली सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है ना। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है ना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिनका उपनाम था आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते थे, आदिनाथ। ठीक है। और प्रथम तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और संस्थापक भी ऋषभदेव ही थे। और इसके 24वें तीर्थकर जो थे, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थकर, जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है ना, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 872 ईसा पूर्व हुआ था। 872 ईसा पूर्व हुआ था। और इनके पिता का नाम आसब सेन। ठीक है ना, आसब सेन। क्योंकि पार्श्वनाथ के पिता का नाम आसब सेन था। इनका जन्म 872 ईसा पूर्व हुआ था। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। प्रथम तीर्थकर भी थे ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क जो है निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण और शक्तिशाली बनाया था बिस्मार्क नामक व्यक्ति। ठीक है ना, बिस्मार्क नामक व्यक्ति जर्मनी को, ठीक है ना, जर्मनी से संबंधित है, जो कि जर्मनी से। उसी प्रकार से भारत में 550 से अधिक रियासत थे, 550 से भी अधिक रियासतें, वो सभी को इकट्ठा करके निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया किनके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो भारत का बिस्मार्क किन्हें कहते हैं? तो सरदार पटेल को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है ना। यह आंदोलन क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। ठीक है ना, 3 कठिया पद्धति, जिसे 3/20 भाग बोलते हैं, यानी कि 20 कट्ठे की खेती में
3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह में। राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था किन्हें? महात्मा गांधी को बुलाया गया था सत्याग्रह में, ठीक है ना। महात्मा गांधी को कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह था, ठीक है ना। महात्मा गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था जो कि सफल रहा था, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? यानी अंग्रेजों ने भारत में कौन सी प्रेसिडेंसी शहर को स्थापित किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी को स्थापित किया था कौन? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। प्रेसिडेंसी से शहरों में अंग्रेजों का सीधा शासन चलता था, इसलिए प्रेसिडेंसी को स्थापित किए थे अंग्रेज लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहाँ? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाने वाले जो ग्रीस कारतूस था, ठीक है ना, ग्रीस कारतूस का जो प्रयोग होता था, इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? नेतृत्व जो किए थे मुगल सम्राट थे, ठीक है ना, मुगल सम्राट बहादुर शाह, ठीक है ना, बहादुर शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। इसे बीडी सावरकर के द्वारा बताया गया था, बीडी सावरकर के द्वारा बताया गया कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था यह 1857, यह किसके द्वारा बोला गया? तो बीडी सावरकर जी के द्वारा बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इनके कार्यकाल जो हुआ था कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांस में आतंक राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रॉब्सपियर के शासनकाल को फ्रांस का आतंक राज्य भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नियंत्रण और दंड की जो नीति है वो बहुत सख्त बनाई गई थी इनके द्वारा। नियंत्रक और जो दंड है उसकी नीति बहुत ही सख्त बनाया गया था, इसीलिए फ्रांस का आतंक राज्य कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल जो रेवोल्यूशन हुआ था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो प्रमुख था वो कौन रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कौन थे? माओ जेडोंग रहे थे उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। यह चीन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है ना, चीन के राष्ट्रपति भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया था। भारतीय ध्वज का जो प्रारूप है वह किसके द्वारा बनाया गया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो 3:2 होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन करके प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? ठीक है ना, ये वाली यहाँ आ जाता, गलत हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़ा गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है ना, मिनी संविधान किसे बोलते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है ना, 3 शब्द को जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश किसके द्वारा दिया गया था? तो सुवर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश दिया गया था इसे जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, तो ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो जापान के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अंग्रेजी भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। टोटल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है, तो टोटल 22 है, ठीक है ना, जिसमें 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया कब, 1992 ईस्वी में, ठीक है ना। और फिर 2003 ईस्वी में जोड़े गए आपको बोडो के बाद डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी भाषा कब जोड़ा गया, संथाली, ये सभी भाषा जो है वो 2003 में आपको जोड़ा गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 2003 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया वो कब किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी में शामिल किया गया था सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारत में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया। भारत में मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 11 है, जो कि अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा मंडल नहीं है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु में द्विसदनीय नहीं है। भारत में भी वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है, ठीक है ना, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला कर्नाटक के बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी और बिहार। ये सभी राज्यों में क्या है, द्विसदनीय विधानसभा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कितना, 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। राज्यसभा जो है क्या है, उच्च सदन है, ठीक है ना, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल जो होता है इसमें सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें न्यूनतम एज जो होता है सदस्यता के लिए, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, ठीक है ना, 30 वर्ष। और इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, सभापति उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1992 ईस्वी 1992 में संवैधानिक बनी पीवी नरसिम्हा राव के काल में, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा के काल में, ठीक है ना, क्या बनी, ये संवैधानिक बन गई थी, ठीक है ना, संवैधानिक बनी थी। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में, ठीक है ना, नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है ना। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री। यानी भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापित कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1993 ईस्वी में। ठीक है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो रंगनाथ। ठीक है ना, रंगनाथ जी थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, यह एक संवैधानिक वैधानिक बॉडी है क्योंकि एक्ट के द्वारा यह बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। ठीक है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है, इनमें से कौन से ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ठीक है ना, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नेपच्यून के अलावा यानी वरुण के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। यानी वरुण के अलावा और कौन सी ग्रह उस जिसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, सूर्य के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में ग्रह को देख लेते हैं कौन कौन है। मान लेते हैं यहाँ पहले सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सी ग्रह है, तो बुध। उसके बाद आता है क्या, बुध के बाद हो गया आपका शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। ठीक है ना, शनि के बाद अरुण और फिर लास्ट में वरुण। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में। ठीक है ना, दूरी के अनुसार यह बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे नज़दीक है सूर्य से कौन, शुक्र थी बुध ग्रह। ठीक है ना, बुध से लेकर के मंगल ग्रह तक जो भी है, ठीक है ना, सभी को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है ना, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बृहस्पति से लेकर वरुण तक जितने ग्रह हैं सभी को बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, बाह्य ग्रह बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है वो बताना है। ओसाका जापान में जो कि सही है, लंकाशायर ब्रिटेन में सही है, सेलम भारत में है सही है, बर्मिंघम जो है यह शहर जो है वो कहाँ है, इंग्लैंड में। बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में, तो ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण कौन सा है जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो निम्न में से कौन है वह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसे क्या बोलते हैं, प्रस्वेदन बोलते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है। ठीक है ना, प्रस्वेदन के कारण ही पृथ्वी पर क्या होती है, वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई जो है वो किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। ठीक है ना, यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। यह ONGC के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है ना, यानी कि यह ONGC के अधीन है, यानी कि मुंबई हाई जो है वो किसके अधीन है, तो ONGC के अधीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लाल सागर से। सुएज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना जो बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है, जो कि कहाँ है, तेलंगाना में है। और ये जो बना था 1966 में बना था यह परियोजना, यानी नागार्जुन सागर परियोजना कब बना था, 1966 ईस्वी में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, यानी मयूराक्षी परियोजना जब वो किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना और किस नदी पर है, तो मयूराक्षी नदी पर ही है। ठीक है ना, मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो वह है, यानी कौन सा जो वनस्पति है वो विषुवत रेखा से विषुवत रेखा के पास से संबंधित नहीं है, उसके वन से विषुवत रेखीय वन है उससे संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि अकेसिया। अकेसिया जो है यह विषुवत रेखीय वन में नहीं आता है, बाकी सभी महोगनी, रोजवुड, आयरन वुड ये सभी क्या आते हैं तो विषुवत रेखीय वन का उदाहरण है, ठीक है ना, वनस्पति का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे भारत में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उसे बोलते हैं रोपण खेती के नाम से जाना जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। कहाँ होते हैं तो रोपण खेती ज़्यादातर कहाँ होते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसे व्यावसायिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना, व्यावसायिक कृषि के रूप में भी जानते हैं किसे, रोपण खेती को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी दुनिया में किसका सबसे बड़ा, भारत आना चाहिए था यहाँ क्वेश्चन में रहेगा कि दुनिया में भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मक्का का भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मक्का किस राज्य में होते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है आपका कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक के बाद राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों में मक्का अधिक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी दुनिया में सबसे अधिक तीसरा जनसंख्या वाला देश कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जो कि फर्स्ट में कौन हो गया तो फर्स्ट में भारत, सेकंड में चाइना, ठीक है, और तीसरा में अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का मुख्य कार्य क्या है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना मुख्य कार्य है किसका, CSO का, ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है तो CSO के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में, और इसकी हेड क्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेड क्वार्टर दिल्ली, स्थापना 1951 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तारापुर समिति बनी थी, ठीक है ना। तारापुर समिति जो कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गठन किया गया था इस समिति का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कोटा जो कि उत्तर मध्य का नहीं है, कहाँ का है, WCR का, जहाँ पर हम लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग कहाँ हैं तो जबलपुर डिवीज़न में ही है, मेरी ड्यूटी है जबलपुर में टोटल जबलपुर डिवीज़न यानी WCR में टोटल 3 डिवीज़न है, ठीक है ना, जिसमें एक कोटा डिवीज़न है। पहला है जबलपुर, ठीक है ना, जबलपुर, दूसरा है भोपाल और तीसरा क्या कोटा मंडल, यानी टोटल 3 डिवीज़न है WCR में। और ये सभी जो है आपका उत्तर मध्य में पड़ते हैं, कौन कौन, इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे में पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज, ठीक है ना, फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो तो वह कौन सा द्वीप है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह द्वीप का नाम क्या है तो गालापेगोस द्वीप है। कौन सी है, गालापेगोस द्वीप, जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व उपभोक्ता। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
अधिकार दिवस मनाते हैं कब? 24 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? यानी पोला त्यौहार जो वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो उस टाइम किस जानवर का पूजा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बैल को पूजा किया जाता है, ठीक है ना। इस दिन बैल के दौड़ का आयोजन भी होता है, यानी कि बैलों के जो दौड़ होता है उसका आयोजन होता है। इसी को कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कर्नाटक में इसे कंबाला बोलते हैं, कंबाला के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंबाला कहाँ फेमस है? तो कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कायांतरण कहलाता है, ठीक है ना, कायांतरण। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। राइबोसोम जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज पलाडे के द्वारा। इसकी खोज जॉर्ज पलाडे के द्वारा किया गया था। जॉर्ज पलाडे के द्वारा कब किया गया था? 1955 में, ठीक है ना, जो कि कहाँ के थे? रोमानिया के थे ये वैज्ञानिक, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? हड्डी और पेशी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उसे कंडरा कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मानव पीत यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है ना, यानी पीत की जो प्रकृति होता है कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसमें जैविक होता है, ठीक है ना, इसमें जैविक होता है जिसे पीत नमक भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें जो जैविक उपलब्ध होता है उसे पीत नमक बोलते हैं। पीत का जो स्रावन होता है, ये जो पीत है यानी बाइल, इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो श्रावण होता है यकृत से, ठीक है ना, श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। और पीत रस जो है वो जमा कहाँ होता है? तो पीत रस जो है यह जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है ना, पित्ताशय जमा होता है पित्ताशय में, जबकि श्रावण जो होता है वो कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केरल काजू उत्पादन में प्रमुख राज्य है, ठीक है ना। भारत में नारियल उत्पादन में भी प्रथम स्थान किसका है? केरल का है। केरल का प्रथम उत्पादन किसमें? नारियल में। नारियल भी सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में। छोटी इलायची भी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? केरल में। छोटी इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में, ठीक है ना। भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। सब्जी में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता भी किसे बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है क्या है? भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की क्या है? भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध जो केंद्र है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन है? अमरावती जो कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। अमरावती स्तूप जो कि सातवाहन काल में बनाया गया था। अमरावती जो स्तूप है, स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था, ठीक है। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है ना। सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है जानकारी प्राप्त होता है किसे? महरौली अभिलेख से। महरौली का लौह स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना।
महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए किया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है ना। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना। और उपनिषद का अर्थ होता है क्या? निष्ठापूर्वक पास बैठना। उपनिषद का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है क्या? निष्ठापूर्वक पास बैठना, ठीक है, किसका? उपनिषद का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 8 सितंबर को प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डे है, देखते हैं। जैसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाते हैं क्या? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है ना। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी में बताया गया ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग कितने महीने में यानी कितने समय में तैयार हो जाती है? यानी कितने माह में गन्ना की फसल जो है क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 12 माह में गन्ने जो है वो क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। गन्ना से चीनी बनाने के बाद जो शेष भाग बचता है ना, गन्ना से जब चीनी बनाते हैं तो शेष भाग बचता है, उससे क्या क्या बन जाता है? तो कागज, ठीक है ना, कागज, कूट, ठीक है ना, ये सभी आदि बन जाते हैं इससे, ठीक है ना। कागज और कूट वगैरह बनते हैं किससे? जब गन्ना बनाने के बाद जो खोई बचता है उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? रबी की फसल निम्न में से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मक्का, जो कि रबी का फसल नहीं है। मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किस में आता है? तो यह खरीफ में आता है, ठीक है ना। बाकी सरसों, जौ, गेहूं सभी रबी में आते हैं, ठीक है। सभी किस में आते हैं? रबी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भारत का अंतिम राजपूत शासक था, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसे राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनका? राय पिथौरा। राय पिथौरा किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया कब? तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इसमें जीत गया था, ठीक है ना, इसमें जीता था। जबकि द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन का 1192 ईस्वी में, उस हार प्राप्त हुआ था किसका? किसे हार गया था? कौन? पृथ्वीराज चौहान। और जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। यानी पहला मोहम्मद गौरी हारा था और दूसरा में मोहम्मद गौरी जीता था। 1194 में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। कब? 1194 ईस्वी में जयचंद ने, ठीक है ना, गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। गौरी ने पराजित किया था, ठीक है ना, किसे? जयचंद को, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद बरदाई द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद बरदाई, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास का 50 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।